नमस्कार साथियों, मैं विनोद कुमार यादव अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज मैं आपके सामने व्याकरण के एक बेहतरीन टॉपिक को लेकर आपके बीच आया हूं। अपने उस टॉपिक को, अपने उस अध्याय को शुरू करने से पहले कुछ पंक्तियां आपके लिए जो आपको दिन भर ऊर्जावान बनाए रखेगी। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। ये पंक्तियाँ आप सबको ऊर्जावान बनाएगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आज के इस प्रतियोगिता के युग में प्रत्येक प्रतियोगी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने दृढ़ निश्चय के साथ में अपनी लगन को बनाए रखकर अध्ययन करें तो निश्चित रूप से फिर लक्ष्य दूर नहीं है। चलिए आपको ले चलता हूँ ग्रामर के एक बेहतरीन टॉपिक की तरफ जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और वो टॉपिक है वर्ण विचार। वर्ण विचार इस तरह का एक अध्याय है जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक पर्याय बन चुका है। हर बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न किया जाता है वर्ण विचार। प्रश्न की प्रकृति अलग अलग हो सकती है। कई बार प्रश्न किया जाता है कि हिंदी में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। कई बार प्रश्न किया जाता है कि हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है, हिंदी में स्वर कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं। इसके अलावा उस वर्ण से संबंधित वर्गीकरण से प्रश्न भी कई बार किया जाता है। तो आज इस टॉपिक को लेकर हम विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं आपको शून्य से लेकर विस्तृत जानकारी इसके व्यापक रूप को समझाने की कोशिश करूँगा। मुझे विश्वास है कि आपको यह अध्याय ज़रूर पसंद आएगा, आपके समझ में आएगा। इसी आशा और विश्वास के साथ चलते हैं आगे की तरफ। वर्ण विचार देखो, सबसे पहले वर्ण विचार से संबंधित हम चर्चा कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पढ़ना है वर्ण की परिभाषा कि आखिर वर्ण क्या होता है। तो वर्ण की परिभाषा देखो, वर्ण की परिभाषा किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कहें अर्थात ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया, ऐसी ध्वनि जिसका अंतिम विभाजन कर दिया जाए एवं आगे विभाजन किया जाना असंभव हो, उसे वर्ण कहते हैं। कई बार हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि छोटी कक्षाओं में हम पढ़ते आए हैं, हम एक ही परिभाषा के रूप में पढ़ते आए हैं कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ण अलग है और अक्षर अलग है। आज इस परिभाषा के माध्यम से हम दोनों में अंतर भी स्पष्ट करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण कहलाएगी। दूसरे शब्दों में हम समझ सकते हैं इसको कि ऐसी ध्वनि है जिसका अंतिम विभाजन का मतलब
उसका इस प्रकार से टुकड़ा कर दिया जाएगा कि आगे उसका विभाजन हो ही नहीं सकता। तो अंतिम विभाजन कर दिया जाए, आगे विभाजन किया जाना असंभव हो, आगे विभाजन किया ही नहीं जा सकता। तो इसका मतलब फिर मैं यहाँ पर लिखूँ कै, क्या ये कै वर्ण है? नहीं मित्रों, ये वर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसका अंतिम विभाजन नहीं है। हमने यहाँ पर पढ़ा है अंतिम विभाजन, ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। अंतिम विभाजन, यहाँ पर अंतिम विभाजन नहीं है, लेकिन इस कै को हम कै हलंत के रूप में लिख देंगे तो ये इसका अंतिम विभाजन हो गया। क्यों? क्योंकि इससे कै को हलंत करते ही इससे स्वर है वो निकल गया है, तो ये अंतिम विभाजन हो गया। यहाँ तक अंतिम विभाजन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें ऐस्वर भी है। ऐस्वर होने के कारण ये अंतिम विभाजन नहीं है, लेकिन इसको हलंत कर देंगे, आधा कर देंगे तो ये अंतिम विभाजन हो गया। इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि ये कै हलंत अवर्ण है। इसी तरह से च हमने लिखा हलंत करके, ये भी वर्ण है। इसी तरह से हमने ट लिखा, इसी तरह से हमने तय लिखा, इसी तरह से हमने पै लिखा, इसी तरह से हमने ये लिखा। इस प्रकार से हमने जो अब यहाँ पर ये वर्ण के रूप में लिखे गए हैं, और इसी के अलावा हम इनके अंतर्गत स्वरों को भी सम्मिलित कर लेंगे। जितने भी स्वर हैं उनको भी इसमें सम्मिलित कर लिया जाएगा। तो अब ये चीज़ मुझे लगता है कि ये अब अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि ये कै इस रूप में लिखा गया है और एक कै हलंत के रूप में लिखा गया है। ये अलग है और ये अलग है, इसको भी हम समझेंगे अभी। तो हलंत के रूप में लिखा गया है, अंतिम विभाजन जहाँ कर दिया गया है ये वर्ण होगा। तो परिभाषा हमने पढ़ ली है और इसके रूप में हमने वर्णों को भी समझ लिया है कि यहाँ पर जो लिखे हुए हैं आपके सामने, ये सारे के सारे इनको हम वर्ण कहेंगे। आप समझ चुके हैं। अब हमारे दिमाग में दूसरा प्रश्न आ रहा है कि फिर ये कै को हलंत कर दिया तो ये वर्ण बन गया, तो फिर ये कै ये क्या है? क्योंकि ये तो हमने पहले से ही हम पढ़ते आए हैं कि वर्ण अपने आप में अखंड ध्वनि है, उसके टुकड़े आगे हो ही नहीं सकते, और जहाँ टुकड़े हैं वहाँ वो वर्ण नहीं है, वो अपने आप में अक्षर है। तो दूसरी परिभाषा के रूप में हम पढ़ेंगे अक्षर की परिभाषा कि अक्षर क्या होता है। वर्ण के बारे में तो जान लिया, अब हम समझ पा रहे हैं, समझेंगे कि अक्षर किसे कहते हैं। तो दूसरी परिभाषा अक्षर, और उस परिभाषा को समझते ये चीज़ आप समझ जाएंगे कि अक्षर और वर्ण में बड़ा अंतर है। तो सेकंड परिभाषा, और वो है अक्षर की परिभाषा। अक्षर की परिभाषा, तो परिभाषा क्या होगी? ऐसी ध्वनि ऐसे वर्ण, या हम कह सकते हैं वर्णों का समूह है, जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके के साथ कर दिया जाए, उन्हें अक्षर कहा जाता है। अक्षर कहा जाता है। ऐसे वर्ण या वर्णों का समूह जिनका उच्चारण श्वास के एक ही झटके के साथ कर दिया जाए, वो अक्षर कहलाएंगे। श्वास के एक ही झटके के साथ का मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कै, ये अपने आप में वर्ण नहीं है, ये अक्षर है। और इसी तरह से हमने लिखा यहाँ पर चय, ये भी वर्ण नहीं है, अक्षर है। हम आगे लिखते जाएं, तय लिखा मैंने यहाँ पर तय लिखा, इसी तरह से मैंने पै लिखा, और इसी तरह से मैंने ए और ई लिखा, ऊ लिखा, और इसके अलावा मैंने यहाँ पर
री लिखा। अब ये ऐसे हैं जो अपने आप में अखंड तो नहीं है, लेकिन इनका उच्चारण है वो श्वास के कि झटके के साथ होगा, इसलिए इनको वर्ण न मान करके अक्षर माना जाएगा। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने ये जो स्वर है इनको वर्ण के अंतर्गत भी सम्मिलित किया है और इनको आपने अक्षर के अंतर्गत भी सम्मिलित किया है, तो यही तो है। अब हम इस चीज़ को बड़ी बारीकी से समझेंगे कि आखिर स्वरों को वर्ण में सम्मिलित करें या अक्षर में सम्मिलित करें। तो यहाँ इस चीज़ को नोट करना ये, और वो ये है कि सभी स्वर ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर दोनों हो सकती है, अर्थात लेखन के आधार पर तो सभी स्वर ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है एवं उच्चारण के आधार पर सभी स्वर ध्वनियाँ अक्षर कहलाती है। वर्ण की परिभाषा पढ़ी, वर्ण के साथ ही अक्षर की परिभाषा, और दोनों में जो मुख्य अंतर था वो हमने पढ़ा। ये यहाँ पर देखिए, इस चीज़ को बड़ी बारीकी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सभी स्वर ध्वनियाँ वर्ण या अक्षर दोनों हो सकती है, या इसका मतलब हम वर्ण मानेंगे या उनको अक्षर मानेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ नोट करने योग्य है, लेखन के आधार पर, बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है, लेखन के आधार पर जितने भी स्वर ध्वनियाँ होगी उनको तो हम कहेंगे वर्ण, और उच्चारण के आधार पर जितने भी स्वर ध्वनियाँ हैं वो सारी की सारी क्या कहलाएगी? अक्षर कहलाएगी। और ये जितने भी यहाँ पर ये लिखे गए हैं ये सारे के सारे अक्षर है। तो ये हुई वर्ण और अक्षर में जो अंतर था, वो यहाँ पर इस चीज़ को नोट करके लिखा। और दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो भी आप लिख सकते हैं कि जितने भी व्यंजन हैं, व्यंजन वर्ण को हलंत कर देने के बाद वो अपने आप में वर्ण माना जाएगा या वर्ण माने जाएंगे। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं उनको हम हलंत कर देंगे तो वो अपने आप में फिर वर्ण बन जाएंगे। और दूसरी चीज़ ये जो मैंने आपको समझाई, ये चीज़ आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। परिभाषा सबसे पहले, क्योंकि हम जो भी अध्याय शुरू कर रहे हैं अगर हम उसकी परिभाषा को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर वो आगे समझ पाना बड़ा मुश्किल है। तो इस चीज़ को मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया, ये मुझे विश्वास है कि आपके समझ में आया। और अब हम चलते हैं आगे की तरफ और अब हम पढ़ेंगे वर्ण के भेद। वर्ण के भेद, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं और उसके बाद में उनका हम वर्गीकरण भी करेंगे। वर्ण के भेद, तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्वर वर्ण और नंबर 2 व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, वर्ण के दो भेद, स्वर और व्यंजन। तो लीजिए सबसे पहले लेकर चलते हैं स्वर की तरफ। स्वर वर्ण,
वर्ण के भेद के अंतर्गत हम स्वर को पढ़ रहे हैं। स्वर, तो सबसे पहले आप इस चीज़ को लिख लीजिए। हम वर्ण के भेदों के अंतर्गत आज की इस क्लास में सबसे पहले स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे और स्वर वर्ण को पढ़ने के बाद में हम अगली जो क्लास होगी उसमें व्यंजन वर्ण को भी समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वर, तो स्वर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा, स्वर की परिभाषा देखिए, स्वर अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है। स्वतंत्र ध्वनि का मतलब ऐसी ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय हमें किसी भी प्रकार की बाधा, परेशानी या व्यवधान का सामना नहीं करना पड़ता है, अर्थात उसको आसानी से बोला जा सकता है। किसी भी प्रकार की कोई व्यवधान नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, किसी भी प्रकार से किस कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता है, तो वो स्वर है। स्वतः उच्चारित ध्वनि आप समझ सकते हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि देखिए, हम जिस भी ध्वनि का उच्चारण करते हैं तो जो श्वास वायु है वो सबसे पहले हमारे फेफड़ों से ऊपर उठती है। फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु हमारे मुख तक आती है और मुख में आने के बाद में वो मुख से बाहर निकल जाती है। तो फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु मुख में आकर बिना किसी बाधा या परेशानी के साथ वो बाहर निकल जाती है, तो अपने आप में स्वर है। और अगर उसको किसी परेशानी या बाधा या व्यवधान का सामना करना पड़ता है तो वो अपने आप में अलग चीज़ है, उसको तो हम बाद में समझेंगे कि वो क्या है। तो स्वर की परिभाषा क्या होगी कि हमारे फेफड़ों से, जब लिख सकते हैं यहाँ पर, जब हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु, जब हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बिना किसी बाधा या व्यवधान से जब हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बिना किसी बाधा या व्यवधान से, या यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, व्यवधान, कि जब हमारे फेफड़ों से उठी हुई श्वास वायु बिना किसी बाधा या व्यवधान के मुख से बाहर निकल जाती है तो उसे स्वर कहा जाता है। फेफड़ों से श्वास वायु ऊपर उठेगी, उसको किसी भी बाधा या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो मुख से बाहर निकल जाएगी, तो वो स्वर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि स्वतः उच्चरित ध्वनियाँ स्वर कहलाती है। स्वतः उच्चरित ध्वनियाँ स्वर कहलाती है, उनको हम स्वर कहेंगे। तो ये हम परिभाषा को पहले समझ चुके हैं कि फेफड़ों से श्वास वायु ऊपर उठेगी, उसको किसी बाधा या परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो अपने आप में आसानी से उच्चरित हो जाएगी, ये स्वर। और अब स्वर की परिभाषा पढ़ने के बाद में हम और ये समझ सकते हैं कि हमारी हिंदी में कुल 11 स्वर ध्वनियाँ सम्मिलित, कुल 11 स्वर ध्वनियाँ सम्मिलित की जाती है। वो 11 स्वर ध्वनियाँ कौन कौन सी है? तो ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 11
स्वर ध्वनियाँ सम्मिलित की जाती है। तो परिभाषा हो गई और स्वर ध्वनियों के बारे में भी हमने जानकारी पा ली। अब हम आगे पढ़ेंगे स्वर का वर्गीकरण। स्वर का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है और इसके माध्यम से आप स्वर के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। परिभाषा होगी, इसको समझ लिया। अब स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण। तो स्वर का वर्गीकरण 5 आधार पर किया जाता है। 5 आधार, वो 5 आधार कौन कौन से हैं? नंबर 1, उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर। एक तो इस आधार पर हम स्वर को पढ़ेंगे। नंबर 2, उच्चारण के आधार पर। नंबर 3, जिह्वा की क्रियाशीलता या उसके उत्थापित भाग के आधार पर। उसके बाद ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। और जो 5वां वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे वो है मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जिह्वा की क्रियाशीलता या उसके उत्थापित भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ओष्ठों की गोलाई के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। और मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ये वर्गीकरण हमने अगर पूरा ठीक ढंग से पढ़ लिया और इसको समझ लिया तो मुझे विश्वास है कि स्वर वर्ण के अंतर्गत स्वर से संबंधित जो प्रश्न किया जाता है वो आपका गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर इस वर्गीकरण को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। उच्चारण की जो 5 आधार है उसमें पहला आधार हम लोग पढ़ रहे हैं। उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, सबसे पहले इस चीज़ को समझना है। मात्रा काल, अवधि एक ही बात है। अवधि समय, मात्रा काल वो भी अपने आप में समय को ही परिभाषित करता है। तो उच्चारण की या उच्चारण की हम कह सकते हैं अवधि या मात्रा काल। इसका मतलब स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को, स्वर का हम उच्चारण कर रहे हैं उस उच्चारण में जो समय लगेगा, जो टाइम होगा, वो अपने आप में मात्रा काल है। वो कितना समय उसके उच्चारण में लग रहा है, तो स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। और इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। 3 कौन कौन से प्रकार? नंबर 1, ये पहला पढ़ रहे हैं और उसमें पहला पढ़ रहे हैं हम ह्रस्व स्वर। और दूसरा जो है वो है दीर्घ स्वर। और तीसरा जो है वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। उच्चारण की अवधि, मात्रा काल के आधार पर स्वर के 3 प्रकार, ये ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। क्या होता है ह्रस्व स्वर? इस चीज़ को समझना है अच्छे से कि जिस स्वर के उच्चारण में या ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में सामान्य समय या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं एक मात्रा का समय, एक मात्रा का समय
ऐसे स्वर या जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य समय लगे अर्थात एक मात्रा का समय लगे उनको ह्रस्व स्वर कहा जाता है। पहले इसको ही हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। ह्रस्व स्वर को सामान्य समय, एक मात्रा का समय जिस स्वर के उच्चारण में लगेगा वो ह्रस्व स्वर होगा। और इसके अंतर्गत हम 4 स्वरों को सम्मिलित करते हैं, ए, ई, उ और री। ये 4 स्वर ऐसे हैं जो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। एक मात्रा का समय लगने के कारण इन ह्रस्व स्वरों को हम एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर। उच्चारण की अवधि के आधार पर स्वर पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। स्वर का वर्गीकरण 5 आधार पर करेंगे। उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर जो पढ़ रहे हैं वो, उसके बाद में उच्चारण के आधार पर, उसके बाद में जिह्वा की क्रियाशीलता या उसके उत्पादित भाग के आधार पर, उसके बाद में ओष्ठों की गोलाई के आधार पर और उसके बाद मुखाकृति के आधार पर। तो पहला वर्गीकरण चल रहा है उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर, और वो 3 प्रकार के स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। सबसे पहले ह्रस्व को चर्चा कर रहे हैं। सामान्य समय लगेगा, एक मात्रा का समय। एक मात्रा का मतलब स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं। और इसके अंतर्गत 4 स्वर सम्मिलित किए जाएंगे, ए, ई, उ, री। एक मात्रा का समय लगने के कारण इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। चूँकि व्याकरण शास्त्र में व्याकरण शास्त्र टॉपिक ये यहाँ पर थोड़ा अलग है, लेकिन मैं यहाँ पर शब्द आया इसलिए आपको समझा देता हूँ। कई बार हमारे दिमाग में प्रश्न रहता है कि व्याकरण शब्द है वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो देखो, संस्कृत व्याकरण में तो व्याकरण शब्द नपुंसकलिंग होता है, लेकिन हिंदी व्याकरण में जो व्याकरण शब्द है वो पुल्लिंग होता है। और इसलिए कई बार हम ये पढ़ते हैं कि प्रश्न भी करते हैं बच्चे भी कि सर मुझे व्याकरण नहीं आती है। ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है, क्योंकि व्याकरण शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। इसलिए मुझे व्याकरण नहीं आती है ये कहना अपने आप में गलत है। हम इसको इस रूप में बोल सकते हैं कि मुझे व्याकरण नहीं आता है, क्योंकि ये अपने आप में पुल्लिंग शब्द है। इसलिए इस चीज़ को भी आप समझें। तो व्याकरण शास्त्र में सबसे पहले ह्रस्व स्वरों की रचना की गई और इसलिए इन ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर भी कहा जाता है। एक मात्रिक स्वर भी कहेंगे इनको, और इनको मूल स्वर भी कहा जाता है। कई बार प्रश्न आता है कि ठीक है, ह्रस्व स्वर की जगह आपको मूल स्वर नाम दे दे या यहाँ पर एक मात्रिक स्वर, तो बात एक ही है। ये सारे के सारे ह्रस्व स्वर होंगे। ह्रस्व स्वर को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं, और इसका दूसरा जो भाग है वो हम पढ़ रहे हैं। ह्रस्व के बाद में दीर्घ स्वर। इस आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, और पहला हमने पढ़ लिया ह्रस्व, और उसके बाद में दूसरा जो है वो है दीर्घ स्वर। जैसा हमने पढ़ा कि ह्रस्व स्वर में सामान्य समय लगेगा, लेकिन दीर्घ स्वरों में सामान्य से दुगुना। तो जिन स्वरों के उच्चारण में सामान्य से दुगुना समय लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। तो सामान्य समय जहाँ लगेगा वहाँ ह्रस्व स्वर होगा, और जहाँ दुगुना समय लगेगा वहाँ दीर्घ स्वर होगा। तो सामान्य से दुगुना समय जहाँ लगेगा वो दीर्घ स्वर। और 2 मात्रा का ये हमने पढ़ लिया कि 2 मात्रा का यहाँ समय लग रहा है, इसलिए इनको द्विमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। और इसके अंतर्गत हम 7 स्वरों को सम्मिलित करते हैं। 7 स्वर। और वो 7 स्वर कौन से हैं?
आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। आ, ई, उ, ए। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये दीर्घ स्वर हो गए। चूँकि ये दीर्घ तो है लेकिन ये अपने आप में दो दो स्वर से मिलकर बने हैं। इनमें कुछ स्वर तो ऐसे हैं जो समान स्वर से मिलकर बने हैं और कुछ ऐसे हैं दीर्घ जो अपने आप में अलग अलग स्वरों से मिलकर बने हैं। इसलिए इसको भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि और वो किस प्रकार से कि इनमें समानाक्षर कौन से हैं और संध्यक्षर कौन से हैं। इसको भी हम तो समान अक्षर से बने हुए हैं वो तो अपने आप में इन 7 के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं। आ, ई और उ, ये इनको हम कह सकते हैं दीर्घ स्वरों के अंदर समानाक्षर स्वर। समानाक्षर क्यों? क्योंकि ये समान ए और ए से मिलकर बना है, ये ई और ई से मिलकर, और ये उ और उ से, इसलिए इनको समानाक्षर कहेंगे। और इसके अलावा बाकी जो बच गए वो अपने आप में जिनको संधि स्वर भी कह सकते हैं या हम लोग संध्यक्षर भी कह सकते हैं। और वो कौन से बच गए आपके? एक तो इनके अलावा आपका बच गया ए, एक बच गया ऐ, फिर बच गया ओ और फिर बच गया औ। ये अलग अलग कैसे? ये ए और ई से मिलकर बना है, और ये आपका ए और ए से मिलकर बना है, ये ए और उ से मिलकर बना है, और ये ए और ओ से मिलकर बना है। ये आप संधि के कंसेप्ट से इसको समझ सकते हैं कि ए आ के बाद में ई आए तो ए बनता है। कौन सी संधि का कंसेप्ट है? ए आ के बाद में ए या आ के बाद में ई आए तो ए बनता है। हम गुणस्वर संधि को पढ़ते हैं तो वहाँ ये चीज़ समझ सकते हैं। ए आ के बाद में ए या आई आए, आई बनता है, वृद्धि स्वर संधि से हम समझ सकते हैं। ए आ के बाद में उ आए तो ओ बनता है, इसको भी गुण संधि के गुण स्वर संधि से समझ सकते हैं। और ए या आ के बाद में ओ या आउ आए, इसको वृद्धि स्वर संधि के माध्यम से हम लोग समझ सकते हैं। तो ये अलग अलग स्वरों से मिलकर बने, इसलिए इनको संध्यक्षर भी कहा जाता है। और तीसरा जो है वो आपका है, ये 2 हो गए, इसके बाद में हम तीसरा जो प्रकार है वो, और वो है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर तीसरा। देखिए अपने आप में कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता है, लेकिन जब यानी कोई भी स्वर, हम समझ सकते हैं इसको कि कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता है, परंतु जब किसी स्वर के उच्चारण में सामान्य से तिगुना समय लगे वहाँ वो स्वर प्लुत होगा। और स्वर के प्लुत रूप को दर्शाने के लिए एक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, और वो चिन्ह है, आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं। ये स्वर की प्लुत रूप को दर्शाता है। उच्चारण में सामान्य से तिगुना समय लगेगा। जैसे लंबे रूप में हम किसी भी स्वर को बोले हैं, चाहे वो ए तो ए, अगर उ है तो उ, ओ है तो ओ, यानी तिगुना समय लगेगा तो वो प्लुत होगा। और स्वर के प्लुत रूप को इस रूप में हम दर्शा सकते हैं। ए आ, ई उ ए ऐ, या री को भी हम लोग लिख सकते हैं। ए आ ई उ। लो री को भी लिख देते हैं यहाँ पर। ए ऐ ओ औ, ये इनका प्लुत रूप है। तो अपने आप में कोई भी स्वर प्लुत नहीं होता है, लेकिन जब सामान्य से तिगुना समय लगे तो वो अपने आप में प्लुत हो जाएगा। ये था स्वर के वर्गीकरण का पहला आधार, उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर। और स्वर 3 प्रकार के, ह्रस्व,
दीर्घ और प्लुत स्वर। अगला जो वर्गीकरण है वो है उच्चारण के आधार पर, और उसके बाद में तीसरा है वो जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर, चौथा मुखाकृति के आधार पर, और पांचवा वो है ओष्ठों की गोलाई के आधार पर। ये 5 वर्गीकरण मैंने आपको पहले बताया कि स्वर का होगा, और इनमें हम पहला वर्गीकरण पढ़ चुके हैं। अगले वर्गीकरण को हम आपके बीच में लेकर आएंगे अगली कक्षा में। ये पहला वर्गीकरण हो चुका है। एक बार पुनः हम थोड़ा सा दोहरा लेते हैं। मैंने स्वर की परिभाषा के बारे में आपको बताया, उसके बाद में स्वर की परिभाषा की बताने के बाद में सबसे पहले वर्ण को लेकर हमने चर्चा की, और वर्ण के प्रकार या भेद कितने होते हैं उनके बारे में चर्चा की, और उसके बाद में वर्ण और अक्षर में जो मुख्य अंतर होता है उसके बारे में भी समझा, और फिर वर्ण के जो 2 भेद होते हैं स्वर और व्यंजन, उसमें सबसे पहले स्वर की परिभाषा वो पढ़ी, और उसके बाद में स्वर का वर्गीकरण है वो हमने पढ़ा कि 5 आधार पर होता है, और उसमें पहला वर्गीकरण जो है उच्चारण की अवधि या मात्रा काल के आधार पर, ये हमने समझ लिया कि मात्रा क्या होती है और इस आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, इनके बारे में आपको बारीकी से समझाने की कोशिश की है। आपको यहाँ तक है वो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, और आगे जितने ये पहला आधार है वो पहला किया है हमने वर्गीकरण में, जो 4 आधार है उनको हम एक एक को लेकर चर्चा करेंगे। आपको आसानी से है वो सारी चीज़ है वो बारीकी से समझाने का प्रयास किया जाएगा। जल्द ही है वो स्वर के वर्गीकरण का जो क्रम है वो आगे हम जारी रखेंगे। आप इस वीडियो को है मेरा जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, आप इसको लाइक करें और इसको शेयर करें, और कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएं कि इसमें कोई त्रुटि है तो आप बताएं, जिसको अगला जो वीडियो होगा उसमें उसका सॉल्यूशन आपको बता दिया जाएगा। जो भी होगा वो तब के लिए धन्यवाद।